हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, अगर हम बात करें तो हम यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, यानी भारत के भूगोल का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, और आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग पिछले क्लासेस में हम लोग भारत की मृदा यानी इंडियन सॉइल का अध्ययन कर रहे थे, और आज से एक नया टॉपिक शुरू होगा, वो है वेजिटेशन ऑफ इंडिया यानी नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अगर हम बात करें दोस्तों, तो है वो भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां। ठीक है, तो आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। तो हम लोग आज इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ये टॉपिक को शुरू करेंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं, आप आराम से बस क्या है आज शुरू कर दें। और जैसे आपका जो भी पीछे का छूट गया है, बहुत सारे क्लासेस आपकी छूट गई हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे और आप सारा पीछे का कवर कर लेंगे, और आज यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आज पहली क्लास है इंडियन फॉरेस्ट की। तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो जो मैं भी, और आपको बस यही करना है कि जो मैं लिखूं यहाँ पर आपको लिखते चलना है। कुछ मैं बोल कर भी लिखाऊंगा, तो वो भी आपको बोलते हुए जब मैं लिखाऊंगा तो उसको भी लिखते चलना है। और जो मैप मैं बनवाऊंगा यहाँ पर, वो आपको मैप बनाते हुए चलना है। ठीक है, तो आपको इतना सा काम करते चलना है। और ये क्लास जो है यूपीएससी, पीसीएस, अदर जो स्टेट हैं, और भी जो स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम होते हैं, और भी जो वनडे एग्जाम है, उन सब के लिए बहुत इनफ है। यूपीएससी का मेंस से लेकर प्री सब कवर करा जाएगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। इसमें पीटी से लेकर मेंस तक का कवर कर रहे हैं। जो पीटी के टॉपिक्स होते हैं हम उनको पहले पढ़ लेते हैं, फिर बाद में उसी से रिलेटेड जो मान लो जैसे अब भारत की वनस्पतियां पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्राकृतिक, उसमें अगर जो मेंस के टॉपिक हो गए हम उनको भी लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ रहता है। जैसे हम लोग इंडियन सॉइल में हमने बहुत सारे टॉपिक जो है वो मेंस के किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, ज्यादा देर ना करके। तो जैसे कि दोस्तों, हम सबसे पहले देखो नेचुरल वेजिटेशन। आपको मैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक वनस्पतियां क्या होती हैं। सबसे पहले इसमें देखो, भारत के बारे में तो हम जानते हैं, भारत एक भौगोलिक संरचना है जिसमें रहने वाले लोग मिलकर एक क्षेत्र है ना, एक क्षेत्र में निवास करते हैं। उसकी एक सरकार होती है, वो जो संप्रभु सरकार है, उसको हम लोग पूरा जो इन सबको मिला के क्या करते हैं, भारत बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो भारत एक भौगोलिक क्षेत्र है। उस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत हमारा क्या है, बहुत सारी वनस्पतियां उगती हैं। अब यहां पर कुछ चीज आपको यह भी जान के चलना है कि सबसे पहले तो अब ये जाने की प्राकृतिक वनस्पति का, फिर मैं आपको बताता हूं और भी चीजें। तो पहले आपको मतलब दोस्तों ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि प्राकृतिक वनस्पतियां क्या कहते हैं। क्या सभी प्रकार की वनस्पतियों को हम प्राकृतिक वनस्पतियां कहते हैं? ठीक है, तो आपको ये मेरे साथ लिखते चलना है। तो ब्रैकेट के ऐसे करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, लिखेंगे मेरे साथ साथ, मैं लिख दे रहा हूं, आप भी लिख लें। किसी भी प्रदेश की, लिखेंगे किसी भी प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा व तापमान, किसी भी प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा व तापमान तथा उच्चावच के अनुरूप प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधों तथा घास को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति
कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा कौवा मामा लगा लेना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि किसी भी प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा तथा व तापमान तथा उच्चावच के अनुरूप प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे तथा घास को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो यहां पर मैंने आपको कुछ चीजें लिया है, औसत वार्षिक वर्षा, तापमान समझेंगे पहले, मैंने हेडिंग, अब इसको समझेंगे। उच्चावच, पेड़ पौधे तथा घास। यहां पर एक शब्द और आप लिख लें, पहले मैं जो लिखा रहा हूं पहले उसको जान लें। अब नोट करके लिखेंगे, नोट करके क्या लिखना है दोस्तों? वन शब्द का प्रयोग, वन नोट करके लिखना है। वन शब्द का प्रयोग पेड़ पौधों व घास के लिए उपयोग किया जाता है ना? क्या किया जाता है दोस्तों? वन शब्द का प्रयोग तो मैंने लिखा ही दिया था, पेड़ पौधे व घास के लिए किया जाता है, सॉरी, घास के लिए किया जाता है, ये क्लियर है सबको? देख रहे हैं? मैं पहले एक सेकंड देख लूं। हाँ, बहुत सही, एकदम चकाचक दिख रहा है। तो हमने क्या लिखा है दोस्तों? किसी भी प्रदेश, अब आप इसको समझेंगे। मैंने पहले आप ये जान लें कि जो वन शब्द है, जो हम लोग कहते हैं, हम लोग अभी क्योंकि भारत के वन पढ़ेंगे, तो वन के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है? पेड़ पौधे व घास भी आते हैं। एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के अंतर्गत घना जो क्षेत्र होता है पेड़ पौधे और जो घास का, उसको वन बोलते हैं। वन अकेले वन के अंतर्गत अकेले पेड़ पौधों को शामिल नहीं किया जाता, उसके अंदर घास को भी शामिल किया जाता है। इस शब्द को आपको याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी भी आपको दे सकता है, तो आपको याद रहना चाहिए कि वन, ये सब आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। देखो, वन के अंतर्गत ऐसा नहीं कि सिर्फ घास ही सिर्फ पेड़ पौधे ही होते। वन कैसा होता है? एक भौगोलिक एरिया है, उसमें बहुत घने अगर पेड़ पौधे उगे हैं, यानी बहुत ज्यादा घने पेड़ पौधे उगे हैं, और उसके साथ घास भी है, तो उसको वन बोलते हैं। और ऐसा तो है नहीं दोस्तों, जब हम वन में जाते हैं तो हमको सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखते हैं, घास या छोटी छोटी झाड़ियां ना दिखें, ऐसा तो संभव ही नहीं है। होता है वहां पर छोटे छोटे घास भी होते हैं, झाड़ियां भी होती, तो उन सब को मिलाकर वन बोला जाता है। तो इसलिए मैंने नोट करके, क्योंकि अभी हम वन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि वन किसके लिए? पेड़ पौधों व घास के लिए भी करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो मरुस्थलीय क्षेत्र के जो पेड़ पौधे होते हैं, वो वास्तव में घास के रूप में ही होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते, बट उनको भी हम वन बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को याद रखें। तो अब यहां पर हम लौट कर आते हैं, यहां पर हम डेफिनेशन पे लौट के आते हैं। तो हम कह रहे हैं कि किसी भी प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा, यहां पर एक चीज आपको समझ लेना है कि पेड़ पौधों के लिए या घास के लिए के विकास के लिए दो चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहली चीज है दोस्तों पानी, दूसरी चीज है दोस्तों, अगर सबसे पहली अगर हम नंबर 1 रखेंगे तो तापमान, है ना, सूर्य की जो किरणें हैं वो, और दूसरा जो है वाटर यानी पानी। तो यानी पेड़ पौधे या घासों को विकसित होने के लिए या विकास के लिए दोस्तों, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो पेड़ पौधे के लिए दोस्तों वर्षा, वार्षिक लिए हो, कोई दिक्कत नहीं। ओ, मैंने वर्षा नहीं लिखी क्या? औसत वार्षिक वर्षा, सॉरी दोस्तों, वर्षा व तापमान मैं बोल रहा हूं, मगर लिखा नहीं मैंने, ठीक है। तो किसी भी प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा व तापमान, किसी भी मतलब पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए या उनके विकास के लिए दोस्तों, तापमान और वर्षा यानी पानी या जल की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यानी अगर हम उसके भी अलावा अगर हम देखें तो विषुवतीय प्रदेश, यानी जो 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ एवं 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री साउथ में, अगर हम जो बीच का जो बेल्ट है जिसको विषुवतीय क्षेत्र बोलते हैं, उस क्षेत्र में देखो तो वहां पर हमें क्या मिलते हैं? सदाबहार उष्णकटिबंधीय मेल मिलते हैं, यानी सदाबहार मल मिलते हैं। क्यों? उसका रीजन ये होता है क्योंकि वहां पर दिन में 12-1 के बीच में रोज बारिश होती है, और वहां वर्ष भर तापमान बहुत हाई ज्यादा रहता है। इसी वजह से उस क्षेत्र में घने जंगल पाए जाते हैं,
ठीक है। इसी वजह से उस क्षेत्र में उस यानी जो विषुवतीय प्रदेश है उसके इलाके में, यानी विषुवतीय बेल्ट जो है उस इलाके में पड़ने वाले जितने भी देश हैं उनमें बहुत घने जंगल पाए। जैसे अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं वो घने जंगलों से भरे पड़े हैं, है ना, साउथ अफ्रीका के ऊपर वाले जो भी देश हैं। तो ये आपको याद रखना है इस चीज़ की वजह से, ठीक है। तो ये इसको प्राकृतिक उच्चावच मतलब क्या होता है, भौगोलिक संरचना। अब जैसे क्या मरुस्थलीय वाले जो मरुस्थल की मिट्टी है, और दूसरा जो पहाड़ का इलाका है, पर्वत का, तीसरा मैदान का इलाका है, उनमें कुछ ना कुछ विशेषताएं अलग हैं। इसी वजह से क्या होता है, उनमें जो अलग तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, घास पाए जाते हैं। भाई हम देखते हैं कि यूपी के बहुत सारे इलाके में दोस्तों क्या होता है, आम का फल उगता है, आम का पेड़ पौधा उगता है, बट वही पहाड़ी इलाका में आम नहीं उगता है, राजस्थान के मैदान में आम नहीं उगता है। तो भौगोलिक संरचना भी पेड़ पौधों के विकास के लिए, घास के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको भी समझ गए होंगे अब एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण पेड़ पौधे के विकास के लिए दोस्तों वर्षा और तापमान, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इनके बिना पेड़ पौधे ना तो जीवित रह सकते ना उनका विकास हो सकता है, ठीक है। यहाँ हमारे भारत में एक स्थिति ये होती है कि लोग क्या होते हैं, हजारों हजार पेड़ लगा देते हैं। अब पेड़ को पानी नहीं मिलता है, सनलाइट मिल रही है, पानी मिल नहीं रहा है, तो क्या होते हैं, पेड़ सूख जाते हैं। अगर वही सनलाइट तो दोस्तों प्राकृतिक रूप से मिल ही रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम उनको एक माली रख के अगर उनको पेड़ पौधों को पानी देने का काम कर दे तो पेड़ पौधे बहुत अच्छे से हमारे यहाँ ग्रो कर जाएं। और फिर क्या हो, जितना हम लोग डेवलपमेंट के नाम पर जो पेड़ पौधे काटते हैं उतने का संतुलन हम लोग बना सकते हैं। बट यहाँ क्या होते हैं, सिर्फ लगाने तक की जिम्मेदारी सरकार की या लोगों की होती है, उसके बाद उसकी रखवाली करने की जिम्मेदारी वो पता नहीं क्यों नहीं लेते। भाई लगाया है तो उसकी जिम्मेदारी लो आप, उसको जब तक वो अपने खुद के विकास की, जब तक एक देखो शिशु होता है, शिशु को क्या होता है, शिशु को हम लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा उसको सिखाते हैं, पहले वो उसे माँ बाप और लोगों की ज़रूरत होती है। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो ऐसा नहीं है, उसे ज़रूरत बाद में भी होती है, लेकिन वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो खुद से भी पूरा कर लेता है बचपन में, मगर ऐसा नहीं है उसके साथ। हर चीज़ वो पहले माता पिता के, गार्जियन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, फिर धीरे धीरे जब उसका ग्रो होता है धीरे धीरे वो कुछ चीज़ें समाज से सीखता है, कुछ चीज़ें खुद से सीखता है, कुछ चीज़ें परिवार से सीखता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो खुद से करने लगता है। तो इसी तरीके से पेड़ पौधे भी होते हैं। जब पेड़ पौधों को जब हम लगाते हैं तो उनको पूरी तरीके से हमें देखभाल करना पड़ता है। लेकिन जब एक बार वो वयस्क हो जाते हैं, या कह लीजिए कई सालों जब बड़े हो जाते हैं, फिर उन्हें हमें उनकी ज़्यादा देख रेख करने की ज़रूरत नहीं होती। समय समय बस कुछ समय कुछ छटाई कटाई कर दिए, बस ये करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब वो छोटे होते तो हमें समय समय पर पानी और भी चीज़ें देते रहना चाहिए होता। तो इस वजह से थोड़ा सा हम लोग ध्यान नहीं देते, इस वजह से वहाँ पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो ये शब्द समझ में आ गया होगा, ये डिफिनेशन है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। देखो समझाने का मेरा पर्पस यही है कि आप सीखें चीज़ों को, अदरवाइज मैं लिखा के आगे बढ़ जाऊंगा तो आपको दिक्कत होगी, है ना। तो मैंने दोनों चीज़ बता दिया। अब आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। चलो मैं ही लिख देता हूँ, मैं बोलता हूँ और मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। चलो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे आप लोग, मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे भी, ठीक है। लिखेंगे भारत सर्वाधिक विविधतापूर्ण नहीं चल रहा, क्या बात है, पूर्ण जलवायु तथा मृदा वाला देश है, अतः यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से लेकर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से लेकर भारत सर्वाधिक विविधतापूर्ण जलवायु तथा मृदा वाला देश है। अतः यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से लेकर टुंड्रा
टुंड्रा वन तक पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। देखो मैंने पढ़ाया है कि हमारे यहाँ भारत में 8 प्रकार की मृदा होती है ICAR को अकॉर्डिंग। तो हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मृदा है। तो उस वजह से भी दोस्तों क्या होता है, भारत में कई प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आप मेंस में लिखेंगे तो आपको ये फैक्ट अब जरूर लिखना रहेगा। भारत सर्वाधिक विविधतापूर्ण जलवायु तथा मृदा वाला देश है, अतः यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से लेकर टुंड्रा वन तक पाए जाते हैं, है ना। टुंड्रा वन तक पाए जाते हैं यानी वो भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां से बहुत सारे। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, वर्षा की मात्रा पैराग्राफ लिखेंगे की मात्रा तथा तापमान भारतीय वनस्पति को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक है। देखो मैंने बताया है कि जो, ठीक है, पहले आप इसको लिख लें फिर मैं समझाता हूँ। इसको लिखें, फटाफट लिखें। सारा कुछ क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, दिखना चाहिए आप लोगों को, बस ये है। तो ये लिख लिया फटाक से आपने। ठीक है, वर्षा की मात्रा तथा तापमान भारतीय वनस्पति को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ आपको फिर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसको समझ लेंगे आप अगर, तो फिर क्या है, जो वन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो वन का जो वितरण है, या कह लो वन का जो वर्गीकरण है, जो 6 टाइप के अभी हम वन पढ़ने वाले हैं, उनको बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। क्योंकि आपको 2 चीजें पता होंगी कि कहाँ पे किस अकॉर्डिंग तापमान है हमारे भारत में, और कहाँ पर तापमान और कहाँ पे कितने प्रतिशत वर्षा होती है। अगर इस चीज को आप जान पाए, कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, अगर इस चीज को आप जान पाएंगे तो आराम से आप इस चीज को समझ पाएंगे कि इनका क्यों वहां पर ये वन पाए जाते हैं। इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा जोर दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। देखो जैसे कि मान लो ये कोई वेजिटेशन है। अब वेजिटेशन का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं क्या होता है। वेजिटेशन मतलब क्या होता है, वनस्पति। और वो पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, वो घास भी हो सकती है। तो जैसे कि ये वेजिटेशन है दोस्तों, इस वेजिटेशन का क्या सोर्स है, मतलब इसको जीवित रहने के लिए क्या जरूरी है। तो इसके जीवित रहने के लिए दोस्तों अगर हम बात करें सोर्स की, इसकी सोर्स जो है वो 2 सोर्स हैं दोस्त। इसको जीवित रहने के लिए 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है दोस्तों तापमान, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए दोस्तों, ऊर्जा एनर्जी बनाने के लिए तापमान। तीसरा है दोस्तों वाटर यानी पानी। अब हम वर्षा लिख देते हैं, चलिए वर्षा लिख देते हैं, रेनफॉल। वैसे तो दोस्तों मैं सीधे लिखता पानी, क्योंकि दोस्तों पानी रेनफॉल से प्राप्त हो या नदी से प्राप्त हो, उनको कहीं से भी प्राप्त हो, उन्हें अगर पानी प्राप्त हो रहा है तो दोस्तों सफिशिएंट है। तो मैं यहाँ पर आपको रेनफॉल के साथ ब्रैकेट या ऐसे करके वाटर लिख देता हूँ, पानी। ठीक है, तो पानी दोस्तों उनको नदी से भी प्राप्त हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है, अगर वर्षा नहीं भी हो रही कोई दिक्कत नहीं। मान लो कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा कम हो रही, लेकिन उनको नदियों से पानी प्राप्त हो जा रहा है, या सिंचाई या नालों से पानी या नहरों से पानी प्राप्त हो जा रहा है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो अगर उनको सन की लाइट प्राप्त हो रही है और पानी उनको मिल ही जा रहा है, तो भी वो जीवित रह लेंगे आराम से, उनका ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। तो पानी जो पेड़ पौधे हैं या जो भारत की जो वनस्पति या कोई भी विश्व की किसी भी प्रकार की वनस्पति हो, उसको जीवित रहने के लिए या उसके विकास के लिए 2 सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो तापमान, दूसरा दोस्तों रेनफॉल कह लीजिए या पानी कह लीजिए, वाटर कह लीजिए। वाटर कहिए, पानी रेनफॉल ज्यादा सही नहीं लगता मुझे। ठीक है, तो वाटर, इन 2, जब ये दोनों ही चीज सफिशिएंट और पर्याप्त मात्रा में इनको जब मिलते रहते हैं, तब इनका अच्छी तरीके से विकास हो जाता है। अब यहीं पर आप जब देखेंगे कि भारत में जो वनस्पतियां हैं या जो वन हैं, उनका वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण इसी आधार पर किया गया है कि इनको तापमान कम, जैसे मान लो मरुस्थलीय इलाका है। अब मरुस्थलीय इलाके में क्या होता है, तापमान बहुत ज़्यादा है, लेकिन
लेकिन वहाँ वर्षा की मात्रा दोस्तों 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। वहाँ वर्षा जो होती है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। और पानी के लिए दूसरा और कोई सोर्स भी नहीं है, नदियाँ भी नहीं राजस्थान में। अगर चलो वर्षा नहीं हो भी रही थी तो अगर पानी के लिए उनको अगर कोई और सोर्स मिल जाता, बहुत सारी नदियाँ हैं, अगर नहरें हैं वो हो जाती, तो फिर हम उससे पानी की पूर्ति कर लेते, तो वहाँ पर हम अच्छे पेड़ पौधे उग सकते थे। लेकिन वहाँ एक तो नदियों की मात्रा कम है, नदियाँ हैं भी नहीं, वो वर्षा की मात्रा वैसे भी 50 सेंटीमीटर से कम हो रही वहाँ पर, ठीक है। तीसरी चीज, तापमान बहुत ज़्यादा है। तो जब तापमान ज़्यादा होगा तो जो भी, और तापमान ज़्यादा होने की वजह से होता यह है कि जो मिट्टी में उनकी थोड़ी बहुत नमी बची भी रहती है तो वो तापमान की वजह से वो भी गायब हो जाती है, वो भी खत्म हो जाती है उसकी। तो इस वजह से हमने बताया कि वो बालू के कण हो जाते हैं मिट्टी, है ना, क्योंकि उनमें क्या होती है, नमी खत्म हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, जो उनका पानी का जो उनमें जो अर्थ है जहाँ पर वो उगते हैं वहाँ पानी क्या होता है, बहुत नीचे होता है, ठीक है, अर्थ के बहुत नीचे होता है, ठीक है। इसी वजह से क्या आप देखेंगे तो वहाँ के पेड़ पौधों में दोस्तों क्या होंगे, पत्तियाँ छोटे होंगे। भाई एक तो उनको पोषण मिल ही नहीं रहा पूरी तरीके से। जैसे हम बच्चे क्या होते हैं, बच्चों एग्जाम्पल ले लो, बच्चे हैं, कोई बच्चा पैदा हुआ, मान लो 2 बच्चे हैं, एक अमीर घर में पैदा हुआ, एक गरीब घर में पैदा हुआ। अब अमीर गरीब यहाँ से जोड़ लो कि एक अमीर वाला जो है वो सदाबहार वन है जिसको हर तरीके का पोषण मिल रहा है, गरीब वाला वो है जो मरुस्थलीय इलाके वाला। एग्जाम्पल समझेंगे, उसको सही से 2 टाइम का उसको पूरा न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, जो गरीब घर का जो बच्चा होगा वो क्या होगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो पेड़ पौधे भी इसी तरीके लो, क्यों, वो सूखा हड्डी की तरह रहेगा, उसके मांस नहीं चढ़ेगा, उसके चेहरे पर चमक नहीं होगी, शरीर बड़ा हो जाएगा लेकिन कमजोर रहेगा। तो इसी तरीके से पेड़ पौधे भी होते हैं, उनको पूरी तरीके से न्यूट्रिशन मिला नहीं। न्यूट्रिशन का मतलब क्या, जल, तापमान तो पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, जल सबसे इंपॉर्टेंट भी हो रहा है ना, तापमान तो मिल रहा है मगर जल नहीं मिल पा रहा। तो जैसे कि क्या होता है, अब जैसे गरीब घर में बच्चे का, उनको खाने को तो बहुत ज़्यादा मिलता रहता है, खाने को पर्याप्त मात्रा मिलता है, लेकिन न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं मिलता। न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं मिलता जो जिससे प्रोटीन की पूर्ति हो, जिससे शरीर का विकास होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसी वजह से होता है। इसी तरीके से देख लो कि जो मरुस्थलीय जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो छोटी होती हैं। अब जैसे गरीब घर का बच्चा कुपोषित होता है, हाथ पैर, शरीर बढ़ गया लेकिन हाथ पैर पतले पतले, इसी तरीके जो वहाँ की मरुस्थलीय की जो पत्तियां होती हैं वो छोटी होती हैं। दूसरा, उसमें दोस्तों क्या होते हैं, कांटे लगे होते हैं। कांटे क्यों होते हैं, कटीले क्यों होते हैं, क्योंकि क्या होता है, उससे वाष्पोत्सर्जन कम होता है। वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, पानी में जो भी बचा हुआ थोड़ा बहुत पानी वो नीचे से लेते भी हैं, वो भी अगर बड़ी पत्तियां होंगी तो फिर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण भी ज़्यादा होगा उसका, और प्रकाश संश्लेषण जब ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, उसकी जो वाटर होता है उसके पत्तों के अंदर का वो अर्थ में ऊपर चला जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा। तो इस वजह से उनकी पत्तियाँ छोटी होती हैं और क्या होती है, पतली होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप तभी समझ पाएंगे जब आप आराम से चीज़ों को इनको समझेंगे, जब ये समझ पाएंगे कि कहाँ पर तापमान का मात्रा कैसा है और कहाँ पर रेनफॉल या वर्षा या पानी की प्राप्ति कैसी हो रही, उसी आधार पर हम वर्गीकरण को अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है, आप समझ पाए होंगे। जैसे सदाबहार वन को देखो आप, तो सदाबहार वन को देखो तो जैसे हम सदाबहार वन हमारे भारत में कहाँ मिलता है, जैसे कि जो ईस्टर्न स्टेट है, जैसे कि हम बात करें अगर तो मिजोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, मणिपुर है, इन स्टेटों में दोस्तों क्या होता है, सदाबहार वन पाए जाते हैं, है ना, आर्द्र सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय। यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर सन की लाइट तो पहले ही प्राप्त होती है भाई, दिन के 2 घंटे पहले यहाँ सूर्य प्राप्त हो जाता है हमारे, हम लोग जानते हैं अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाके। और यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, लगभग 350 से 350 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर के आसपास भी, 250-200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो यहाँ पानी भी प्राप्त हो रहा है और यहाँ प्लस नदियाँ भी कई सारी, नदियाँ भी मैंने छोटी छोटी कई पढ़ा दी हैं। तो यहाँ पर इनको भरपूर न्यूट्रिशन मिल रहा है, जैसे अमीर घर के बच्चे को भरपूर न्यूट्रिशन मिलता है तो उनको उसका ग्रो जल्दी हो जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना है। समझ में आया, थोड़ा सा एग्जाम्पल से देखो, ये चीज़ें मैं बता दूं, लोग क्या करते हैं, आते हैं, पढ़ाते हैं, लिखा के चले जाते हैं, क्योंकि वास्तव में ये फैक्चुअल है। मैं आपको जो सच्चाई बता दूं, ये सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं होती, लेकिन मैं आपको अपने एग्जाम्पल थोड़ा सोच कर, चीज़ों को पढ़ कर, समझ कर मैं आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। आप उसको समझने फोकस कीजिए, ये मत सोचिए कि हम बार बार एक ही चीज़ को क्यों बता रहे हैं, रिपीटिशन क्यों कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि इतना ज़्यादा टाइम देने की क्या ज़रूरत है, तो ज़रूरत इसीलिए है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। अदरवाइज मुझे तो जल्दी, भाई आपको जल्दी है तो मुझे भी सिलेबस खत्म करने की जल्दी रहना चाहिए ना, लेकिन मेरे में क्या है, मैं सोच रहा हूँ कि आप सीखें चीज़ों को, जाने कि क्यों कैसे ऐसे होता है,
क्यों अलग अलग तरह की मिट्टियां बन रही हैं, क्यों अलग अलग तरह के पेड़ पौधे उग रहे हैं। तो मैंने सारा रीजन आपको इसलिए बताते हुए चल रहा हूं, ठीक है। तो सीखना है आपको चीजों को। तो ये हो गया, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे बड़े आराम से कि तापमान और वर्षा का क्या रोल है वनस्पति में। जैसे कि एक बच्चे के न्यूट्रिशन में विकास के लिए उसके न्यूट्रिशन का उपयोग किया जाता है, उसी तरीके से पेड़ पौधों के विकास के लिए जल और तापमान या कह लीजिए है ना टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा रोल होता है, रोल नहीं, रोल भूमिका। अब आगे लिखेंगे सन 1951 में, आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। सन 1951 में भारत के सन 1951 में भारत के कुल क्षेत्र, सन 1951 में भारत में कुल 40.48 मिलियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में वन उगे हुए थे, मैंने लिखाया कि सन 1951 में भारत में 40.48 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर वन उगे हुए थे, जो 2015 में बढ़कर 70.17 मिलियन हेक्टेयर, ये मिलियन हेक्टेयर 70.70 मिलियन हेक्टेयर हो गए हैं मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल हो गया है नहीं 70.17 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल हो गया है। यानी जो पेड़ पौधे, जब हम भारत आज़ाद होने की 4 साल के बाद 1951 में भारत की पहली वन रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में दोस्तों क्या हुआ, बताया गया कि भारत के कुल क्षेत्रफल पे कितने पर, तो अगर हम बात करें तो मात्र 40.48 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर वन उगे हुए हैं। और फिर वही 2015 में बढ़कर कितना हो गया, 70.17 मिलियन हेक्टेयर। अब इसको प्रतिशत में जानेंगे, अर्थात लिखेंगे आगे इसी में लिखेंगे अर्थात भारत में, अब हम इसको प्रतिशत बता रहे हैं, अर्थात भारत में 1951 में केवल 14.24 प्रतिशत भूमि पर ही वन उगे हुए थे, जो 2015 में बढ़कर 21.24 प्रतिशत हो गया 24 सॉरी मैं लिख देता हूँ, नहीं तो बार बार मैं दूसरा दो बार बोलूँगा। 21.24 प्रतिशत हो गया है। यानी पहले जब आज़ाद हुआ था भारत के आज़ादी के 4 साल के बाद हम जब रिपोर्ट आई तब देखा हमने तो कितना था, 14 पॉइंट कितना था दोस्तों, 24 है ना, 14.24 प्रतिशत था। और वही 2013-15 में बढ़कर कितना हो गया, 21.24 प्रतिशत हो गया। ठीक है, अब इसी में आगे लिखेंगे इसके केवल 11.7
इसके केवल 11.17 इसके केवल 11.17 प्रतिशत भाग पर ही घने वन हैं। इसके केवल 11.17% भाग पर ही घने वन हैं। यानी जो 21.24% जो वन है उसके केवल 11.17% भाग पर घने वन है। यानी घने मतलब बहुत डेंस जो वन होते हैं वो डेंस है, अदरवाइज बहुत कम एरिया में वन है। ठीक है, तो 11 ऐसे। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे यह स्थिति संतोषजनक नहीं है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है क्योंकि भारत जैसे उष्णकटिबंधीय ऐसे लिखना, जैसे क्योंकि भारत जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले देश में लगभग एक तिहाई वन होने चाहिए। अब क्यों होने चाहिए, इस पे प्रश्न होना चाहिए आपका। ये देखो कह रहा है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश है जिसमें वन 1/3 यानी 33% कह लीजिए आप, 33% भाग पर भारत का जो कुल क्षेत्रफल है कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है भारत का, उसके क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होने चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास है कितना दोस्तों, तो 21.24% है ना। अभी मैंने लिखा है 2015 रिपोर्ट के अनुसार। तो हमें 33% क्यों करना है, क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए क्यों 33% क्यों कुल क्षेत्रफल का 33% क्यों, 21% है तो उसको 33% क्यों, क्वेश्चन होना चाहिए ना ये भाई। तो उसका रीजन ये है क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है, तापमान हाई रहता है हमेशा। अब भारत का जैसे आप क्षेत्र देखेंगे तो भारत में नॉर्मली 2 से 3 महीने बस खाली ठंडी होती है। ठीक है, 3 से 4 महीने में कह लो, पूरे 8 महीने क्या होता है, टेम्परेचर रहता है, अच्छा खासा तापमान रहता है। तापमान को कम करने में एक अहम भूमिका निभाने वाला सबसे मेन फैक्टर जो होता है वो होते हैं पेड़ पौधे। अगर पेड़ पौधे भारत में जैसे जैसे कम होते जाएंगे, भारत में तापमान भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं कि तापमान को कम करने का काम करते हैं। क्यों तापमान को क्यों कम करते हैं, अब सबसे मेन चीज देखो, मैं एक चीज समझा रहा हूं क्यों। क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलित करता है। क्योंकि अगर हम लोग ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, ठीक है, तो वायुमंडल जलवायु में भी कार्बन डाइऑक्साइड फैलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे के कटने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा क्योंकि वो जब पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो ऑक्सीजन कम आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हम लोग छोड़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम भूमिका निभाता है। अब मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग देखो ले गया, ग्लोबल वार्मिंग जो है क्या बोलते हैं उसको, देखो उष्मन प्रभाव क्या बोलते हैं, मैं इंग्लिश मुझे याद ही नहीं आ रहा, मैं इंग्लिश उसको पढ़ता भी नहीं हूँ, है ना। तो हाँ, ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण गैस है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट गैस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है ग्लोबल वार्मिंग में, है ना। ग्लोबल वार्मिंग में वार्मिंग, है ना। तो ठीक है, तो इस वजह से जब पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा वो संतुलित रहेगी, तापमान कम रहेगा, इस वजह से।
और अब आप देख रहे हैं कि हमारे भारत में प्रतिवर्ष गर्मी बढ़ रही है। प्रतिवर्ष फील कर रहे होंगे आप, प्रतिवर्ष गर्मी का जो पैरामीटर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसका रीज़न यही है क्योंकि पेड़ पौधे क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं और जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बढ़ रहा है, क्योंकि हम गैस जो ऑक्सीजन लेते हैं उसको क्या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में छोड़ते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारे वाहन का प्रयोग कर रहे हैं, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हैं। हम गैस का उपयोग है ना, फैक्ट्रियाँ हो गई हैं, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं एक तरीके से कह लीजिए, और उसके रोकने के लिए हम कम प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया है कि जो एक लक्ष्य रखा है, अब उस लक्ष्य की डेट क्या है मुझे आप बताएंगे, मुझे पता है, लेकिन आज कमेंट करके आप मुझे ये बताएंगे कि कब तक सरकार ने ये कहा है कि हम जो कार्बन उत्सर्जन जो है उसको शून्य करेंगे, कार्बन उत्सर्जन शून्य कर। अब यहाँ पर एक बात ये जान लेना, कार्बन उत्सर्जन शून्य का मतलब ये है, ये नहीं है कि हम बिल्कुल कार्बन उत्सर्जन करेंगे ही। भाई हम फैक्ट्री चलाएंगे तो कार्बन उत्सर्जन तो होगा ही होगा ना, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन तो होगा ही ना। तो उसके पीछे ये कह रहे हैं कि जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन करेंगे उतना का हम कंज्यूम भी कर लेंगे, यानी उतने के दोहन के लिए हम कोई ना कोई उपाय भी करेंगे। हम कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पादन बंद नहीं कर सकते भाई। गैस क्या हम सांस लेना बंद कर देंगे या सांस छोड़ना बंद कर देंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन बंद नहीं कर पाएंगे, उसको कम करेंगे और दूसरी चीज जितने का उत्पादन करेंगे उसका कंज्यूम भी कर देंगे, यानी उतने लायक हम चीजें उस विकास का एनवायरनमेंट बना देंगे कि उतना कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम भी हो जाए, तो एक संतुलन बन जाएगा। ये है, और इसकी डेट आप मुझे बताएंगे क्या है डेट सरकार ने रखी। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे क्यों जरूरी है। थोड़ा सा आपने देखो कनेक्ट किया ना टॉपिक को, टॉपिक कनेक्ट करके ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपसे जब क्वेश्चन पीसीएस मेंस हो या यूपीएससी मेंस हो, जब आपसे क्वेश्चन लिखवाया जाएगा तो आपसे यही सब पूछा जाएगा। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, फैक्ट फिगर ज़्यादा नहीं आता वहाँ, फैक्ट फिगर आपके पीटी में काम आएगा। हाँ, वहाँ पर अगर कोट कर देते हैं तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे, आपको थोड़ा सा इंसेंटिव मिल जाएगा, लेकिन आपको एक एनालिटिकल अगर क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, तो आपको ये सब चीज़ों की समझ होनी चाहिए। तो इस चीज़ को मैं ऐसे ही हर क्लास में थोड़ा थोड़ा बता के आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करूँगा, ठीक है। तो आपने ये लिख लिया, ये हो गया यहाँ तक, इसको समझ भी लिया होगा। अब हम आपको बात करते हैं आगे। देखो मुझे ग्लोबल वार्मिंग की अभी तक इंग्लिश नहीं आ रही है। कभी कभी क्या होता ना कि क्योंकि इस शब्द को ज़्यादातर हम लोग इंग्लिश में ही बोलते हैं, हमको लग रहा है उस्मन प्रभाव बोलते हैं ना, उस्मन प्रभाव बोलते हैं, ऐसे कुछ नहीं, उस्मन प्रभाव तो नहीं बोलते हैं। चलो देखता हूँ, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर इसका यूज़ जो है ग्लोबल वार्मिंग का इंग्लिश में ही बोलते हैं, हम लोग हिंदी बहुत कम यूज़ करते हैं। इसी वजह से पेपर में भी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो भी उसमें इंग्लिश में ही आता है, तो इस वजह से दिमाग में नहीं आ रहा। चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे भारत की वनस्पतियों का वर्गीकरण। भारत की हेडिंग डाल देंगे, भारत की वनस्पतियों का वर्गीकरण, ठीक है, का वर्गीकरण। और आज हेडिंग डाल के दोस्तों यहीं पे छोड़ दीजिएगा। आज हम यहीं पे रुकेंगे, क्योंकि हमें कहीं जाना भी है, इसी वजह से आज हम थोड़ा लेट भी, देखो आज हम क्लास में आए थे दोस्तों, क्योंकि आज हमें थोड़ा सा कहीं काम है कुछ, और मैं आज लेट थोड़ा मैंने क्लास बनाई भी आज, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। और दोस्तों आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और वीडियो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ फील कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोस्तों शेयर वेयर नहीं करते शायद वीडियो, क्योंकि ना तो आप लोगों का कोई कमेंट आता है, देखते हैं वीडियो तो ना, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा आप लोग भी कुछ करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है। तो तभी तो दोस्तों मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन होगा। देखो मैं इतना ईमानदारी से आप लोगों के लिए काम करता हूँ ताकि आपका अच्छा हो सके, आप थोड़ा सा अच्छा बेटर कर सकें दूसरों से, ठीक है। वरना अदरवाइज़ बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले हैं, तरीका बस थोड़ा डिफरेंट मैंने इसीलिए किया कि आप चीज़ों को सीखें, चीज़ों को जानें, चीज़ों को आप अच्छे से कर पाएँ, दूसरों से अच्छा आपका हो, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा समर्पण का भाव रखें, थोड़ा सा सपोर्ट करें, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों शेयर करते रहा करें, ग्रुप है, आपके दोस्त हैं जो भी जानने वाले हैं, और कमेंट तो ज़रूर ही कर दिया करें ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग देख भी रहे हैं, लाइक भी कर दिया करें, ठीक है।
तो ये सारा काम करने में आपको कुछ हर्ज तो होना ही नहीं चाहिए। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, ताकि सब्सक्राइबर तो बढ़ने चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों।